दोस्तों, आज़ादी की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में देश इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश भर में तरह तरह के फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं जो भारत के कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, आज़ादी सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि आज़ादी के बहुत से डायमेंशंस हैं। हमारे संविधान में इनमें से कुछ का जिक्र भी है। प्रियम्बल में लिखा गया है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यानी आज़ादी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अन्याय से, आज़ादी सोचने की, बोलने की और अपने मजहब का पालन करने की। इसमें से एक और एस्पेक्ट अगर जोड़ दें तो ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, और वो है कल्चरल फ्रीडम। यानी आज़ादी अपने देश के कल्चर को फॉलो करने की, उसे आगे बढ़ाने की और उसे बेहतर बनाने की। लेकिन आज अगर हम अपने समाज, एजुकेशन सिस्टम, लीगल सिस्टम और यहाँ तक कि अपने संविधान को भी देखें तो हमें कॉलोनियलिज्म की विरासत देखने को मिलती है। ऐसे अनेक सबूतों को देखते हुए आज समाज के कई तबके द्वारा ये सवाल उठाया जाता है कि क्या हम 1947 में कॉलोनियलिज्म से हर मायने में आज़ाद हो गए थे? क्या हमारी लाइफस्टाइल और उसके सारे पहलू एक आज़ाद सभ्यता का परिचय देते हैं? चलिए आज इस वीडियो में हम और आप इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और साथ ही थोड़ा विचार करते हैं कि सही मायने में आज़ाद होने के लिए एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक यूपीएससी सीएसई मेंस में GS1 के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी और वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। आज से कुछ साल पहले यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी में सिलेबस, टफनेस और एस्पिरेंट्स के द्वारा दी जाने वाली फीस भी एक अलग चैलेंज थी। लेकिन आज स्टडी IQ ने इस चैलेंज को तो कम कर ही दिया है। स्टडी IQ एक बार फिर आप सबके लिए लेके आया है फ्लैश सेल 18 से 20 मई तक, जिसमें आपको स्टडी IQ कोर्सेज पे मिलेगी डबल वैलिडिटी, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस के साथ, अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं AG फ्लैश। तो दोस्तों, आज ही अवेल करिए स्टडी IQ के इन शानदार कोर्सेज को और पूरे देश को बताइए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, 1947 में हमारा देश ब्रिटिश राज से आजाद हुआ। एटलीस्ट 1757 से भारत ब्रिटेन की कॉलोनी था। आइए पहले डिस्कस करते हैं कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या है। कॉलोनियलिज्म का मतलब है किसी देश के ऊपर इस तरह कंट्रोल एक्वायर करना कि उस देश को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जा सके। ये कंट्रोल कई तरह से हासिल किया जा सकता है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सबसे इंपॉर्टेंट कल्चरली। ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल किया, यहाँ के इंडिजिनस रूलिंग डायनेस्टीज को मिलिटरीली हरा के या डिप्लोमेटिकली उनकी स्वाधीनता छीन के हमारे देश पे कब्जा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ऐसे अनेक हथकंडे अपनाए, जैसे डिटेल में बताने के लिए एक सेपरेट वीडियो की जरूरत पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाया जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर, इकोनॉमिक कंट्रोल के लिए ब्रिटिशर्स ने देश की सारी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया और इंडिया को सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लायर बनाकर ब्रिटेन की इकोनॉमी पर डिपेंडेंट बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन फैब्रिक की जननी यानी इंडिया को ही ब्रिटिशर्स ने कॉटन फैब्रिक का सबसे बड़ा इंपोर्टर बना दिया। लेकिन इंडिया जैसी एंशिएंट सिविलाइजेशन के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल के लिए सबसे जरूरी था लोगों के दिमाग पर कंट्रोल करना। इसका एक लौता माध्यम था कल्चरल कॉलोनियलिज्म। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करने के लिए इंडिया के एंशिएंट ट्रेडिशंस और कल्चर को पर्पसफुली एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बांधा गया, जिससे यहाँ के लोग सही मायने में स्लेव्स बन पाए। साथ ही यूरोपियन हिस्ट्री और कल्चर को एक सुपीरियरिटी के साथ पोर्ट्रे किया गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है व्हाइट मैन्स बर्डन का कॉन्सेप्ट, जिसके तहत ब्रिटिशर्स ने इंडिया के कॉलोनाइजेशन को एक रेशियल जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की। इसके अनुसार ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज करके ये कहा कि यहाँ के लोगों को सिविलाइज करके उन्होंने एक एहसान किया था। ब्रिटिशर्स के अनुसार सुपीरियर व्हाइट रेस के आने से पहले यहाँ के लोग अनसिविलाइज थे, जिन्हें सिविलाइज करना व्हाइट रेस का बर्डन था। दोस्तों, आज हम आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न जरूर मना रहे हैं, लेकिन भारत आज सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म से आजाद हुआ है। कल्चरल कॉलोनियलिज्म ने किस तरह आज भी भारत को अपने पोटेंशियल को अचीव करने से रोक रखा है, आगे इस वीडियो में आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कल्चरल कॉलोनियलिज्म का फाउंडेशन स्टोन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में रखा गया। जब 1813 की चार्टर एक्ट में इंडियन एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए का बजट डिसाइड किया गया, तो ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई कि इस एजुकेशन का सिलेबस और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए। फाइनली 1835 में
लॉर्ड मैकॉली ने ये डिसाइड किया कि इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज यूरोपियन नॉलेज के मुकाबले इंफीरियर है, इसलिए एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में होगी और सिलेबस में वेस्टर्न साइंसेज और लिटरेचर पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बनाई गई, जिसके अनुसार कुछ प्रिविलेज क्लासेस के लोगों को एजुकेट कर ये आशा की गई कि ये लोग अपनी नॉलेज मासेस के साथ बांटेंगे। यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी एक एलीट ब्रिटिश लॉयलिस्ट और वेस्टर्नाइज्ड इंटेलेक्चुअल क्लासेस की, जिससे इंडिया पर कल्चरल कॉलोनिज्म की पकड़ को मजबूत बनाया गया। ऊपर से इकोनॉमिक कॉलोनिज्म के कारण इंडिया की सारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को तबाह कर दिया गया था। इस वजह से खेती करने के सिवा एक अच्छी लाइफ पाने के लिए इंडियंस के पास एक ही रास्ता था, और वो था गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए जरूरी था अंग्रेजी आना और ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड सिलेबस को पढ़ के एजुकेशन हासिल करना। इस एजुकेशन सिस्टम ने इंग्लिश को एक नेसेसरी जॉब स्किल का दर्जा दिया। साथ ही इंडिया की ग्लोरियस अचीवमेंट्स को इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया गया। पतंजलि के आयुर्वेदा, आर्यभट्ट और रामानुजन की मैथमेटिकल अचीवमेंट्स, चरक की मेडिकल फील्ड में अचीवमेंट्स, सुश्रुत के सर्जिकल प्रोसीजर्स और ऐसी अन्य अनगिनत धरोहरें हमसे छीन ली गईं और इन्हें माइथोलॉजी का दर्जा देकर इन पर से भारत के लोगों का विश्वास ही खत्म कर दिया गया। दोस्तों, हमारे देश में हिस्ट्री की एजुकेशन को एक ऐसे टूल की तरह इस्तेमाल किया गया जिससे भारतीयों के सिविलाइजेशनल रूट्स ही उखड़ जाएं और उनकी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाए। भारत में आए इन्वेडर्स जैसे टर्क्स, ईरानियंस और अलेक्जेंडर जो द ग्रेट थे, इन सबको पॉजिटिव लाइट में दिखा के यूं दर्शाया गया जैसे इन्होंने ही इंडियंस को सिविलाइज बनाया। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो क्या आपने स्कूल में साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में कभी 4 या 5 पेजेस से ज्यादा पढ़ा है? आपने मुगल ग्रेटनेस पढ़ी होगी, लेकिन क्या आपने राजपूत ब्रेवरी के बारे में भी उतना ही पढ़ा है? नॉर्थ से हो या साउथ से, क्या असम की अहोम डायनेस्टी के बारे में आपने पढ़ा है, जिसने ब्रिटिशर्स को भी अनेकों बार मात दी? आपने कैलकुलस शायद पढ़ा हो, लेकिन क्या वैदिक मैथ्स आपको लगातार पढ़ाया गया? क्या आपको पढ़ाया गया कि कभी अधिकतर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के ऊपर भारतीय सभ्यता का इन्फ्लुएंस था, जिसका एक उदाहरण है बैंकॉक एयरपोर्ट का नाम, और वो है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। दोस्तों, किसी भी सिविलाइजेशन को प्रोग्रेस करने के लिए अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखना जरूरी है, जिससे कि वो अपने अंदर के कॉन्फिडेंस और प्राइड को जगाए रख सके। ये सिविलाइजेशनल प्राइड आती है कल्चर और हेरिटेज से, और इस पे कंट्रोल का मतलब सिविलाइजेशन की तबाही। और समय के साथ यही कॉलोनिज्म का सबसे ताकतवर हथियार बना। लेकिन ये सब बातें तो हो गई इंटेलेक्चुअल और थ्योरेटिकल बेसिस पे। आप या मैं कैसे मान लें कि हमारा और आपका दिमाग आज भी ब्रिटिश राज का गुलाम है? आइए आपको रोजमर्रा की जिंदगी के उन एग्जाम्पल से अवगत कराते हैं जो हमारे लिए आम बात बन चुके हैं, लेकिन हम ये रियलाइज नहीं कर पाते कि ये कॉलोनिज्म का हैंगओवर ही है। दोस्तों, बात आज़ादी के अमृत महोत्सव से शुरू हुई थी, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे संविधान का ही ले लेते हैं। भारत के संविधान के सबसे पहले आर्टिकल का स्टार्टिंग टेक्स्ट है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया शब्द लैटिन लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है, जहां से इंग्लिश में इसे अडॉप्ट किया गया। जिस अंग्रेजी शासन से हम आज़ाद होने के लिए 200 साल लड़े, उसके दिए गए नाम को हम अपने संविधान से नहीं हटा पाए, और संस्कृत से ओरिजिनेटेड भारत से पहले इंडिया नाम का वर्णन किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा संविधान अधिकतर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया गया है। यह एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को स्थापित करने के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कशंस करके पास किया था। जी हाँ, ये वही साइमन कमीशन है जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। साइमन कमीशन के अगेंस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इन ग्राउंड्स पर प्रोटेस्ट किया था कि उसमें एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बुलाई गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 3 में से 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, और ये इस वजह से क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस इस एक्ट के तहत सहमत नहीं थी। लेकिन इन सैक्रिफाइसेस के बावजूद हमारे संविधान का अधिकतर पोर्शन इसी एक्ट से अडॉप्टेड है। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। एंड द क्वेश्चन इज, द फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है लैंग्वेज का। भारत में 19,000 से ज्यादा मातृभाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 121 ऐसी हैं जिनके 10,000 से ज्यादा बोलने वाले लोग हैं। संविधान इनमें से 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को मान्यता देता है, लेकिन इस डाइवर्सिटी और कल्चरल रिचनेस के बावजूद ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आज इंजीनियरिंग, मेडिकल और साइंस की एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश में ही दी जाती है।
75 साल बाद भी हम अपनी रीजनल लैंग्वेजेस का आधुनिकीकरण करने में असफल या अनिच्छुक रहे हैं, जिस कारण मेडिसिन, हेल्थ एंड वेलनेस, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी आदि में हमारी प्राचीन नॉलेज आज भी अनयूटिलाइज्ड है। आज भी अपने सीनियर्स को हम सर बोल के सम्मान देते हैं, जो इंग्लिश नाइट्स को दी जाने वाली एक उपाधि है। हमारी सोसाइटी में इंग्लिश बोलना एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सिंबल माना जाता है और रीजनल लैंग्वेज बोलने वालों को औरों से कम समझा जाता है और उनके साथ व्यवहार भी डिस्क्रिमिनेटरी होता है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जापान, जर्मनी और चाइना, जो आज दुनिया की टॉप इकोनॉमीज हैं, यहाँ पर इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज की तरह बोलने वाले लोग भी इंडिया के कंपेयर्ड बहुत कम हैं। शशि थरूर की इंग्लिश की वाहवाही इंटरनेट पर रोज देखी जा सकती है, लेकिन रीजनल लैंग्वेज के साहित्यकार या कवियों को क्या इसकी आधी भी प्रशंसा मिल पाती है? क्या ये एक कॉलोनिज्म से आजाद देश और सभ्यता की निशानी है? संविधान में इंग्लिश को एक टेम्परेरी लिंक लैंग्वेज की तरह देखा गया था, जैसे हिंदी से रिप्लेस किया जाना था, लेकिन आज इंग्लिश ये लिंक लैंग्वेज बन गई है। हमारे फाउंडिंग फादर्स का विजन था कि हिंदी में भारत की सारी रीजनल लैंग्वेजेस को इनकॉर्पोरेट करके इसे एनरिच किया जाए, जिससे ये पूरे देश के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर सके। शायद हम इस काम में असफल रहे हैं, जिस कारण साउथ इंडियन स्टेट्स के लोग हिंदी की जगह इंग्लिश को लिंक लैंग्वेज के रूप में देखते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पे फिल्म इंडस्ट्रीज के बीच चल रही कंट्रोवर्सीज को देखते हुए आपको याद दिला दें कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। संविधान 22 भाषाओं को बराबर सम्मान देता है। भारत की सारी रीजनल लैंग्वेजेस का सम्मान करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। आइए दोस्तों, अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारे इंस्टीट्यूशंस के कस्टम्स। अगर आपने सदन की कार्यवाही कभी भी देखी हो तो आप जानते होंगे कि जब स्पीकर महोदय वोट करवाते हैं तो जवाब में आए या नो बोला जाता है। आए एक ऐसा शब्द है जो मेडिवल टाइम्स की इंग्लिश पे आधारित है और इंग्लैंड के पार्लियामेंट्री कस्टम्स का एक हिस्सा है। इस तरह हमारे लॉ कोर्ट्स में जज साहब को माय लॉर्ड या फिर योर लॉर्डशिप कह के संबोधित किया जाता है। लॉर्ड्स यूरोप के मेडिवल टाइम्स के ईस्टेट ओनर्स हुआ करते थे। इन्हें आप भारत के इतिहास के जमींदार और मनसबदार जैसा मान सकते हैं। इसके अलावा आज भी ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट में लोवेस्ट कोर्ट को मुंसिफ कोर्ट कहा जाता है। मुंसिफ कोर्ट एक कॉलोनियल टर्मिनोलॉजी है जो मुगल एरा से बोरोड है। दोस्तों, क्रिमिनल लॉ के अलावा सिविल लॉ पर आते हैं। हमारे देश में कहा जाता है कि सिविल लॉ कोडिफाइड नहीं है। हमारे देश के सिविल लॉज ब्रिटिश कॉमन लॉ पर बेस्ड हैं। इसका मतलब है कि कहीं भी लिखा नहीं गया कि सिविल लॉ आखिर है क्या, लेकिन ब्रिटिश कोर्ट्स की पुरानी जजमेंट्स के बेसिस पे हमारा सिविल लॉ आधारित है। एविडेंस पेश करने के लिए जो कानून है उसे कहा जाता है एविडेंस लॉ, और इंडिया का एविडेंस लॉ भी ब्रिटिश कॉमन लॉ पर ही बेस्ड है। इसके अलावा अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट या हमारे स्टेट के हाई कोर्ट का आर्किटेक्चर देखा जाए तो ये जानना मुश्किल नहीं है कि आर्किटेक्चर अधिकतर कॉलोनियल एरा से बोरोड है। और दोस्तों, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आजाद भारत के सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंग्लिश में ही आर्गुमेंट किया जा सकता है। ऐसे ही इंडियन आर्मी में ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स आज तक चले आ रहे हैं। ये रेजिमेंट्स ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोल्जर्स को 1857 जैसी म्यूटनी करने से रोकने के लिए बनाए थे। कुछ जातियां जिन्होंने 1857 में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, उन्हें मार्शल रेसेस का दर्जा दिया गया और उनके नाम पर रेजिमेंट्स बनाई गई थी। पर असल सवाल यह है कि क्या आजादी के बाद भी ऐसे रेसिज्म और कास्टिज्म को करेक्ट नहीं किया जाना चाहिए था? दोस्तों, कॉलोनिज्म के एग्जिस्टेंस का एक और उदाहरण इस साक्ष्य में मिलता है कि सरकार और सिटीजन्स के बीच का इंटरैक्शन कैसा है। आइए इस बारे में बात करें। एक कॉलोनियल स्टेट की पहचान है कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स सिटीजन्स के साथ रूलर्स जैसा व्यवहार करते हैं। अथॉरिटी और पावर इसके मूल होते हैं, न कि सेवा भाव या कोऑपरेशन। कॉलोनियल स्टेट में रूलर्स होते हैं, जबकि आजाद देश में गवर्नमेंट सर्वेंट्स। इसका ही सिम्टम है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ कई बार अथॉरिटी, पावर और वीआईपी कल्चर जैसी चीजें एसोसिएटेड दिखती हैं, न कि जनता की सेवा करने की भावना। हमारी ब्यूरोक्रेसी या कार्डर सिस्टम ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी से बोरोड है। इस सिस्टम को वेबेरियन सिस्टम कहते हैं, जिससे हमारी ब्यूरोक्रेसी की रिक्रूटमेंट, करियर प्रोग्रेशन, टर्मिनेशन आदि जैसी चीजें आधारित हैं। एक कॉलोनियल इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप हम हमारी इकोनॉमी में भी देख सकते हैं। इंडिया की 90% एम्प्लॉइज इनफॉर्मल इकोनॉमी में एम्प्लॉयड हैं, यानी एक ऐसी इकोनॉमी जो लीगल सिस्टम को अवॉइड करती है। इतनी बड़ी इकोनॉमी का इनफॉर्मल होना ये दर्शाने के लिए काफी है कि हमारे इकोनॉमिक लॉज कितने सिटीजन्स ओरिएंटेड हैं और कितने कॉलोनियल इनहेरिटेड हैं। इसके अलावा हमारे लीगल सिस्टम में हमें बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां कॉलोनिज्म की छाप विजिबल है।
दोस्तों हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के आधार हैं इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। पहला क्राइम्स के अगेंस्ट सजा डिफाइन करता है और दूसरा उस सजा को देने के लिए प्रोसीजर डिफाइन करता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इनैक्ट की गई। इसके अंडर एक लॉ कमीशन स्टैब्लिश किया गया जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले। आज इंडियन पीनल कोड के अधिकतर प्रवचन इसी पीनल कोड पे आधारित हैं। इसका रिजल्ट है कि कई सारे अनवांटेड कॉलोनियल एरा लॉज जैसे सेक्शन 124A आईपीसी, जिसका नाम आज आप मीडिया में रोज ही सुनते होंगे, जिस सेक्शन को देशद्रोह कानून या सेडिशन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये वही कानून है जिसके तहत महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को लंबे समय तक जेल में रखा गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी तमाम आजादी की तारीखों में इस सेक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट करती रही, लेकिन आजादी के बाद इस सेक्शन को आईपीसी से हटाया नहीं गया। दोस्तों सेक्शन 124A आज हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सबसे लॉन्ग स्टैंडिंग कॉलोनियल प्रोविजन है। आपको जान के शायद हैरत होगी कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने सेडिशन कानून को 1967 में ही रिपील कर लिया था, लेकिन हमारी सरकार आज भी ऐसे कॉलोनियल ऑपरेसिव लॉस को कंटिन्यू कर रही है। वैसे एक राहत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सेडिशन प्रोविजन के खिलाफ सुनवाई में ये निर्णय दिया है कि जब तक सरकार इस प्रोविजन को रिलुक नहीं करती तब तक इस प्रोविजन पर स्टे लगाया गया है। आइए क्रिमिनल लॉ से आगे बढ़ते हैं पर्सनल लॉस की तरफ, यानी वह कानून जो हमारी रिलीजियस या कस्टमरी बिलीव्स को रेगुलेट करते हैं। दोस्तों ब्रिटिशर्स ने पर्सनल लॉस को रिलीजियस बेसिस पे अलग अलग रखने का फैसला किया, यानी हिंदुओं के लिए अलग पर्सनल लॉ और मुस्लिम्स के लिए अलग पर्सनल लॉ। आपको बता दें कि सिख, जैन, बुद्धिस्ट और आदि कम्युनिटीज हिंदू पर्सनल लॉस के तहत ही गवर्न होती रही हैं। आजादी के बाद हिंदू पर्सनल लॉ को रिफॉर्म करके कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स पास की गई जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को रिफॉर्म करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं उठाए गए। आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉ अंग्रेजों के जमाने की इंटरप्रिटेशन पर ही चला आ रहा है। दोस्तों लीगल सिस्टम से भी बड़ा कॉलोनियल हेरिटेज हमारे पास पॉपुलर कल्चर में अवेलेबल है। दोस्तों पॉपुलर कल्चर यानी ऐसा कल्चर जिसको आम आदमी वैल्यू देता है। आपने रेमंड्स और पीटर इंग्लैंड जैसे कपड़ों के ब्रांड का नाम सुना ही होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये दोनों ही इंडियन ओन्ड ब्रांड्स हैं। कहाँ खो गया हमारा वह स्वदेशी का स्पिरिट जिसके तहत हम ब्रिटिश कंपनीज के विरुद्ध इंडियन ब्रांड्स क्रिएट करना चाहते थे। अगर आप कभी भी गुड़गांव, चंडीगढ़ जैसे टियर 1 सिटीज में गए हों तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि अर्बन एरियाज की पॉश सोसाइटीज का नाम अक्सर वेस्टर्न सिटीज के नाम पर रखा गया है। एग्जाम्पल के लिए रिचमॉन्ड, विंस्टर, हैमिल्टन गुड़गांव के पॉश इलाकों में आते हैं। ये प्रूव करता है कि आज भी अर्बन इंडिया कॉलोनियल कल्चर को एक स्टेटस सिंबल की तरह मानता है। इसका एक और उदाहरण है हमारी यूनिवर्सिटीज में कॉन्वोकेशन के दौरान पहनाई जाने वाली पोशाकें। ये गाउन्स ब्रिटिश कल्चर से ही बोरोड हैं। दोस्तों व्हाइट स्किन सुप्रीमेसी को देख लीजिए। भारत में आज भी गोरे रंग वाले लोगों को एक अधिक दर्जा दिया जाता है। इसका प्रूफ आपको बहुत से मैट्रिमोनियल एड्स में मिल जाएगा जो रोजाना अखबारों में छपते रहे हैं। स्किन व्हाइटनिंग क्रीम्स जैसे प्रोडक्ट्स की पॉपुलैरिटी भी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। इसके अलावा बहुत से प्राइवेट क्लब्स में इंडियन रीजनल क्लोथिंग पहने हुए लोगों को अंदर जाने की अनुमति न देने की कंट्रोवर्सीज समय समय पर सामने आती रही हैं और हम सब इस बात से अवगत हैं कि इंपोर्टेड चीजों को भी एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की तरह देखा जाता है, जबकि लोकली मेड वस्तुओं को एक निचला स्टेटस दिया जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने आपको एक हार्ड हिटिंग रियलिटी से रूबरू कराया कि भले ही आजादी के 75 साल जरूर हो गए हैं, लेकिन देश कल्चरल कॉलोनिज्म से आजाद अभी तक नहीं हो पाया है। ये मुद्दा नया नहीं है, बल्कि कम से कम 200 साल पुराना है। कॉलोनियल वर्ल्ड व्यू को चैलेंज करने वाले 19th सेंचुरी थिंकर्स जैसे बाल गंगाधर तिलक, भूदेव मुखोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद और बंकिम चंद्र का इसमें अमूल्य योगदान रहा है। ये महानुभाव देश में नेशनलिज्म पैदा करने वाले पहले लोगों में से थे, वो भी ऐसे समय में जब देशवासियों को नेशन का मतलब भी नहीं पता था। महात्मा गांधी, श्री औरोबिंदो और मौलाना आजाद 20th सेंचुरी में इन आइडियाज के प्रोपेगेटर्स बने रहे। राम मनोहर लोहिया की किताब मार्क्स, गांधी और सोशलिज्म और आशीष नंदी की इंटीमेट एनिमी ने भी इस इशू को उजागर किया। लेकिन जैसा कि फिल्म रंग दे बसंती का एक डायलॉग है, पब्लिक की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। आजादी के बाद कल्चरल ऑटोनॉमी का कंसर्न कम होता गया और हम फिर से कल्चरल कॉलोनिज्म का शिकार हो गए, इस बार मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के नाम पे। उम्मीद है कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आप सब लोग इस बात की सीरियसनेस को समझेंगे कि एक देश तभी आगे बढ़ सकता है जब उसकी जनता की जड़ें उस देश की सभ्यता से जुड़ी रहें। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की
वोकल फॉर लोकल कॉल से प्रेरणा लेते हुए अपनी संस्कृति पर गर्व करें और अपने भारतीय होने पर अभिमान भी करें। दोस्तों, इस वीडियो के पहले भाग में जैसा कि हमने बताया था, ये वीडियो यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इसकी रिलेवेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी सिविलाइजेशन it is necessary to develop pride in its culture and heritage, as India lost its cultural identity to the forces of globalization, modernization, and westernization. Discuss. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।